और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, लोकसभा की तरफ जाएंगे तो इस वक्त की बड़ी खबर है स्वर्ण आरक्षण पर संशोधन विधेयक पेश किया गया है और लोकसभा में पेश किया गया। 2 बजे लोकसभा में चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने ये बिल पेश किया है। सवर्णों को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण का बिल है जो कि लोकसभा में पेश कर दिया गया है। और एक बार फिर से बता दें कि स्वर्ण आरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया है। स्वर्ण आरक्षण पर संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इसके साथ ये भी बता दें कि 2 बजे लोकसभा में इस पर चर्चा होगी। ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने यह बिल पेश किया है। गरीब तबकों को मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी पहल की गई है। हालांकि बड़ी मात्रा में इसको समर्थन मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। इसके बाद व्हिप जारी किया गया था लोकसभा में सभी को पेश होने के लिए। इसके साथ राज्यसभा की कार्यवाही भी 1 दिन के लिए बढ़ा दी गई। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, सवर्णों को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण का बिल पेश कर दिया गया है लोकसभा में। स्वर्ण आरक्षण पर संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया है। 2 बजे लोकसभा में चर्चा होगी, तमाम विचार विमर्श होगा। इसके साथ ये भी बता दें कि इस बिल को पेश करने के बाद कौन कौन इसमें हाँ का दम भरते हैं, कौन ना का, ये भी देखना होगा। इसके बाद इस विधेयक को पास कर दिया जाएगा अगर पूर्ण सहमति बनती है तो। स्वर्ण आरक्षण ये विधेयक है जिसको लोकसभा में पेश कर दिया गया है। 2 बजे लोकसभा में चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने विधेयक को पेश किया है। सवर्णों को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण का ये बिल होगा। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की तरफ से लोकसभा में इस विधेयक को पेश कर दिया गया है। उसके बाद 2 बजे का वक्त होगा। उसके बाद जो है इस विधेयक पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा में 10% संशोधन ये विधेयक है जिसको पेश किया गया है। ये बता दें कि 50% का ही प्रावधान है, लेकिन इसके साथ ही जब 10% की केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला किया गया है सवर्णों के लिए आरक्षण बढ़ाए जाने को लेकर, इसको लेकर कई तरह के सवाल भी है क्योंकि प्रक्रिया जो है बेहद जटिल है। 50% का अगर प्रावधान है तो 10% और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस तरह के जो सवाल है गलियारों में ये भी सुनने को मिले। इसके बाद जरूरी हो जाता है कि इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाए। एक संशोधन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि इस 10% के आंकड़े को भी इस विधेयक में शामिल किया जाए। और इसके साथ ही बता दें कि आर्थिक समानता लाने के लिए मोदी सरकार की तरफ से ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। अनूप हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या जानकारी, विधेयक पेश तो हो चुका है, आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें सहमति बननी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो लोकसभा में पेश किया जा चुका है। 2 बजे से इस बिल पर चर्चा की जाएगी और सरकार की कोशिश होगी कि इस बिल को आज पास करा लिया जाए लोकसभा से, जिससे कि कल इस बिल को राज्यसभा में पेश करके फिर उसको पास कराया जाए। जहां तक गणित की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियों का कह सकते हैं कि इस बिल पर समर्थन मिलता जा रहा है, क्योंकि पहले बीएसपी ने घोषणा की थी कि वो इस बिल के साथ में खड़ी है, समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि वो इस बिल के साथ खड़े हैं। इसके अलावा कांग्रेस भी अब तक सीधे तौर पर इस बिल का विरोध नहीं कर रही है। तो कह सकते हैं कि गणित सरकार के खिलाफ नहीं है इस बिल को लेकर के, यानी सरकार इस बिल को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी सरकार को इस बिल को पास कराने में। और राज्यसभा में भी अगर कांग्रेस साथ देती है और जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों का साथ मिल रहा है तो कह सकते हैं कि राज्यसभा में भी इस बिल को पास करा लिया जाएगा, क्योंकि मामला सवर्ण वर्ग के आरक्षण से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक पार्टी सीधे तौर पर इस बिल का विरोध करने से बच रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो सरकार की मंशा पर जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार ने आखिर इतनी देर क्यों की, क्योंकि इस
इस तरह के प्रावधान की मांग जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से बहुत पहले से किया जा रहा था, लेकिन सरकार ने अपनी पहल की है और इस मसले पर सभी राजनीतिक पार्टियों का एक तरह से समर्थन और सहयोग मिल रहा है। जी क्या ठीक है अनूप, फिलहाल तक की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो विधेयक जो है लोकसभा में पेश कर दिया गया है और पेश करने के बाद चर्चा का दौर चलेगा। चर्चा होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा तो और आपसी सहमति के बाद पूर्ण जो बहुमत है उसके बाद मिल जाएगा। उसके बाद जो ये विधेयक है ये बिल बन जाएगा। बाल बाल बचे अजय चौटाला, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा के नरवाला से खबर है जहां पर जींद आते हुए एक ये बड़ा हादसा हुआ है। अजय चौटाला की गाड़ी का पहिया निकल गया है। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी उन्हीं के साथ उस वक्त मौजूद थे। बाल बच चुके हैं अजय चौटाला। हादसाग्रस्त हुई गाड़ी, बता दें कि नरवाला के पास ये हादसा हुआ जहां पर अजय चौटाला गनीमत रही कि उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचा नहीं है। जींद जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ और अजय चौटाला की गाड़ी का पहिया निकल गया, जिसके बाद ये हादसा हुआ। ये बता दें कि जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी उन्हीं के साथ मौजूद थे। विजेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, क्या जानकारी, किस वक्त की ये घटना है और इस वक्त क्या स्थिति है? ठीक है, विजेंद्र से दोबारा से संपर्क करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बाल बच गए हैं। अजय चौटाला नरवाना से जींद जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ, उनकी गाड़ी का पहिया निकल गया तो जो है हादसा हुआ। अजय चौटाला को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। निशांत सिंह भी उनके साथ ही मौजूद थे। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं निशांत सिंह, उन्हीं के साथ थे। गनीमत रही कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है और ये जानने की भी कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से कि ठीक है, विजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या जानकारी, कहाँ किस वक्त ये हादसा हो रहा, कैसे हुआ? बिल्कुल, देखिए जो जननायक जनता पार्टी जेजेपी है उसके नेता है अजय चौटाला पैरोल पर बाहर आए हैं और लगातार जो है उसके बेटे की जो पार्टी है उसके समर्थन कर रहे हैं और आज नरवाना में किसी कार्यकर्ता के घर शोक प्रकट करने के लिए गए थे। उनकी जो गाड़ी है लैंड क्रूजर, उनका अचानक पिछला टायर निकल गया जिसके कारण गाड़ी डिवाइडर पर और वो बाल बच गई। हालांकि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है, लेकिन जो कहा जा सकता है कि बड़ा हादसा होते होते चला है और फिलहाल सभी इसमें सेफ है और अजय चौटाला फिलहाल दिन पहुंच चुके हैं। ठीक है विजेंद्र, फिलहाल तक की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करेंगे प्रदीप देशवाल की, जिन पर हमला होने का जो पहला वीडियो है वो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये वीडियो सामने आया है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, जहां पर ये तस्वीरें जो दिखाने जा रहे हैं ये उस वक्त की हैं जब हमलावर प्रदीप देशवाल पर हमला करने जा रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हमलावरों ने हाथों में लाठी डंडे लिए आगे वो बढ़ रहे हैं और MDU कैंपल में बेखौफ घूमते ये हमलावर। धीरेन्द्र चौधरी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या कहती हैं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो वीडियो सामने आई है, जो तस्वीरें सामने आई हैं? हमलावर है 5 दिन से फरार है और रोहतक पुलिस एक भी हमलावर को पकड़ने में अभी तक नाकाम रही है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में इनके चेहरे साफ दिखाई पड़ रहे हैं और बाकायदा तकरीबन 10, लेकिन बावजूद इसके अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और जहां तक इनसो के समर्थक हैं वो लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। चाहे आईजी को ज्ञापन देने की बात हो, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने की बात हो, और आज रोहतक बार एसोसिएशन ने भी विरोध जताते हुए एसपी को चेतावनी दी है कि अगर जल्दी इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए तो पूरे हरियाणा की बार एसोसिएशन हड़ताल पर चली जाएंगी। क्योंकि प्रदीप देशवाल बार एसोसिएशन का मेंबर भी है और उसके साथ साथ ये भी कहा कि अगर फिर भी जो आरोपी है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो हरियाणा। ये पहली बार नहीं है, 4 जनवरी को भी हुआ था ऐसा, जब देशवाल पर जानलेवा हमला किया गया था। क्या लगता है कि पुलिस
संजीदगी से इस मामले को सुलझा पाएगी? देखिए, पुलिस का दावा है कि उन्होंने कई टीमें गठित कर रखी है और जो हमलावर हैं उनकी तलाश में लगातार छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन वो हरियाणा से बाहर निकल चुके हैं, इसलिए दूसरे राज्यों में भी दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि ये दावा भी किया जा रहा है कि जो उनकी लोकेशन है उसको भी बाकायदा ट्रेस किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल तक पुलिस के हाथ खाली है। और जो प्रदीप देसवाल है अभी रोहतक पीजीआई के ट्रामा सेंटर के आईसीयू में दाखिल है। हालांकि उसकी तबीयत अभी खतरे से बाहर है, लेकिन जहां तक आरोपियों की बात है अभी तक रोहतक पुलिस उनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। ठीक है धीरेन्द्र, फिलहाल तक की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बता दें कि 4 जनवरी को भी इंसो प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देशवाल पर जानलेवा हमला हुआ था। हालांकि सिर्फ लाठी डंडों से ही ये हमला नहीं हुआ था। प्रदीप देशवाल की अगर माने तो प्रदीप देशवाल पर गोली भी दागी गई थी और इस दौरान प्रदीप की गाड़ी को बुरी तरह से तहस नहस भी कर दिया गया था। हालांकि अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी तक तो नहीं हुई है, लेकिन पैरोल पर बाहर आए अजय चौटाला ने एनएसयूआई कार्यकर्ता पर हमले का आरोप लगाया था। अब जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो उम्मीद है कि पुलिस इस पूरे मामले को संजीदगी के साथ लेगी। और अब बात करेंगे जयराम कैबिनेट की बैठक की, जो कि करीब 2:30 बजे के करीब है, जो शिमला सचिवालय में चल रही है। बता दें कि बैठक में 42 एजेंडा आइटम्स को चर्चा में रखा जा रहा है। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री एजेंडेज भी हैं, आइटम्स भी हैं जिनको चर्चा में लाया जाएगा। और बैठक में जनमंच कार्यक्रम की समीक्षा के अलावा बजट स्तर पर भी चर्चा की जाएगी। ये भी बता दें कि वहीं पर क्लास 3 और 4 कर्मचारी भर्तियों के लिए मेरिट बनाने पर नियम तय होंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग में खाली पदों को भरने की भी कवायद है। इस पर कोई अहम फैसला आ सकता है। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्साओं का मानदेय जो है वो भी तय किया जाएगा। इसके अलावा बता दें कि पीजी पॉलिसी पर भी चर्चा संभव है, ताकि डॉक्टर्स हिमाचल में पीजी करने के बाद बाहर न जा सके। एक बार फिर से बता दें कि जयराम कैबिनेट की अहम बैठक है, जो कि करीब 2:30 बजे शुरू होगी। इसमें बहुत सारी चर्चा का विषय है जो कि इस बैठक में के दौरान रखा जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या जानकारी बजट सत्र के अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं जो खास जो विचारे जाएंगे इस बैठक में? बिल्कुल गगन, देखिए बैठक चल रही है। 11 बजे बैठक शुरू हुई थी राज्य सचिवालय में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और अगर बड़ी बात करें इस कैबिनेट को लेकर तो जो है करीब 42 के करीब एजेंडा आइटम इस बैठक में रखे गए हैं और 10 से 15 सप्लीमेंट्री एजेंडा आइटम भी आने हैं। तो तकरीबन 3 से 4 बजे तक ये बैठक चलनी है और इसमें बजट सत्र को लेकर चर्चा की जानी है। खासतौर पर अब क्योंकि इस बार जल्दी बजट सत्र होना है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, तो ऐसे में सरकार आज तारीखों का भी ऐलान कर सकती है या फिर केवल चर्चा ही हो सकती है, इसकी जो है वो संभावना है। और इसके अलावा जनमंच कार्यक्रम की भी समीक्षा होनी थी। अभी जो बीते रविवार को जनमंच कार्यक्रम हुआ है उसमें मंत्री फीडबैक देंगे इस पूरे जनमंच कार्यक्रम को लेकर। और साथ में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से उम्मीद रहती है बेरोजगार युवकों को कि नौकरियों का पिटारा जो है सरकार खोलेगी, तो उम्मीद है कि कई विभागों में खाली पदों को भरने की जो है मंजूरी मिल सकती है। जो जानकारी हमें मिली है, स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग में कुछ पद भरे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो पीजी पॉलिसी है उस पर भी चर्चा संभावित है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में पीजी करने के बाद जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर के प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी करने चले जाते हैं या फिर हिमाचल से बाहर चले जाते हैं। हिमाचल को उनका कोई फायदा नहीं मिलता है। तो ऐसे में एक कड़ा नियम जो है ये बनाने की यहाँ पर सरकार जो है कोशिश करेगी। और इसके साथ में जो क्लास 3 और क्लास 4 के जो कर्मचारी हैं हिमाचल में, अब इनके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, लेकिन उनकी मेरिट कैसे निर्धारित की जानी है इसको लेकर आज नियम तय करने हैं। तो देखना ये होगा कि जब बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद और क्या कुछ जो है बैठक से निकलकर सामने आता है, बेरोजगारों के लिए क्या निकलकर सामने आता है या नीतियों को लेकर किस तरह से परिवर्तन जो है हिमाचल में किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। जी गगन। ठीक है प्रदीप, फिलहाल तक की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
28 जनवरी को हमीरपुर के एनआईटी परिसर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन होने जा रहा है और जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शिरकत कर पन्ना प्रमुखों को टिप्स भी देंगे। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए खुद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मोर्चा भी संभाला है। सत्ती ने दावा किया है कि बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख अहम भूमिका निभाते हुए भाजपा की जीत सुनिश्चित करेंगे और चारों सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी की झोली में ये चारों सीटें एक बार फिर से डालेंगे। वहीं पर सत्ती ने कांग्रेस पर भी हमला बोला है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को सरकार का विकास चुभ रहा है। उन्होंने माना है कि सरकार ने छात्रों को वर्दी देने में देरी की, लेकिन जो बात कांग्रेस कह रही है इसमें घपला हुआ है। तो बताना चाहूंगा कि जिन वर्दियों की अभी तक खरीद तक नहीं हुई वो घपले का सवाल ही पैदा नहीं होता। जनता पार्टी ने मंडी से पन्ना प्रमुख सम्मेलन की शुरुआत की थी, मंडी पार्लियामेंट से। उसके बाद सोलन पार्लियामेंट का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारा हो गया है। उसके पश्चात अभी 28 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी हमीरपुर पार्लियामेंट के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में हमीरपुर में पहुंच रहे हैं। इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी ने 38,000 पन्ना प्रमुखों को निमंत्रित। जनता पार्टी ने पिछले एक वर्ष में सरकार ने जयराम जी के नेतृत्व में अनेकों नई योजनाएं शुरू की हैं जो धरातल के ऊपर पहुंची हैं। बहुत सी बातें जनता के ध्यान में है, वो चाहे लोगों को 70 वर्ष से ऊपर की उम्र में पेंशन लगाने का मामला हो, हर गृहिणी के घर में एलपीजी गैस का कनेक्शन पहुंचे उसके लिए 38,000 लोगों को फ्री गैस के कनेक्शन देने का मामला हो। इसके साथ साथ अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की हैं। हाँ, एक आध जैसा उन्होंने बताया कि वर्दी का मामला है, मैं जो मानता हूं उसमें कोई मुकेश जी तो कई बार ये भी बोल देते हैं इसमें बहुत बड़ा घपला हो गया। जो खरीदी नहीं गई चीज उसमें वो घपला बता देते हैं। इसमें डिले जरूर हुआ है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की बात की जाए तो इसको लेकर मजदूर संगठन राजधानी शिमला में सड़कों पर उतरे। हड़ताल की शुरुआत पंचायत भवन से हुई रैली के जरिए की गई। बता दें कि राज्य सचिवालय तक निकाली गई इस विशाल रैली में हजारों की संख्या में मजदूर और कर्मचारी शामिल हुए। हालांकि बाजार में हड़ताल का असर देखने को इतना ज्यादा मिला नहीं। कुछ दुकानें ही जो थी हड़ताल के समर्थन में आई। देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए यहां राजधानी शिमला में जो विभिन्न जो मजदूर संगठन है वो रैली निकाल रहे हैं। सीटू की अगुवाई में जो ये मजदूर संगठन है यहां से रैली निकाल रही है। ओल्ड बस स्टैंड के समीप पंचायत घर से बाहर ये निकले हैं अभी और ये सचिवालय तक जाएंगे और सचिवालय में जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है। सीटू नेताओं से बातचीत करते हैं। नहीं चलेगी। मेहरा जी, बंद का तो खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। आज भारत बंद तो है ही नहीं, वैसे भी आज सिर्फ जो है ट्रेड यूनियन की हड़ताल है। हड़ताल का मतलब है कि जो उद्योग धंधे हैं जहां पर काम होता वो बंद रहेंगे। बाजार बंद का कोई आह्वान नहीं था। और पूरे देश के अंदर जो विभिन्न टीवी चैनलों से जानकारी प्राप्त हो रही है 25 करोड़ के करीब मजदूर और कर्मचारी जो सड़कों पर हैं, इसलिए ये बड़ा संपूर्ण हड़ताल है। और आज तक के इतिहास में ये 18वीं हड़ताल है। इन 18 हड़तालों में सबसे बड़ी हड़ताल ये हड़ताल बन के निकली है। क्या लोकसभा चुनावों को जोड़कर भी हम ये देख रहे हैं कि आप चेतावनी सरकार को देना चाहते हैं? निश्चित तौर से ये जो हड़ताल आयोजित की गई है इसका राजनीतिक मकसद भी है। पूरे देश के अंदर मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में पूंजीपतियों के हक में नीतियों को मोड़ा गया, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी है, 15 लाख मजदूरों की नौकरियां गई हैं, लेबर ब्यूरो का आंकड़ा ये। और इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर जो विभिन्न विभागों को बेचा जा रहा है, पूरी जो एक अमीरों के पक्ष में जो नीतियां तब्दील की जा रही है, निश्चित तौर से जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसमें बिल्कुल मजदूर जो है मोदी सरकार के खिलाफ काम करेंगे। 2 दिन की ये हड़ताल है, उसके बाद क्या रणनीति आगे रहेगी? क्या आप आने वाले समय में भी इस तरह विरोध प्रदर्शन करेंगे? निश्चित तौर से
ये 2 दिन की हड़ताल जो है ये सांकेतिक हड़ताल है और ट्रेड यूनियन का केंद्रीय नेतृत्व जो है उसकी जो भी दिशा निर्देश रहेगा आने वाले समय में, निश्चित तौर से ये लड़ाई चल रही है पूरे देश में और इसी लड़ाई के परिणाम स्वरूप आज मोदी सरकार जो है उसको अनेकों ऐसे वायदे करने पड़ रहे हैं जिनको वो करना नहीं चाहती है। वो सिर्फ मजदूरों के दबाव में ही है और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। जी हाँ, यहाँ पर सीटू नेताओं का ये कहना है कि ये हड़ताल जो है आगे भी जारी रहेगी। ये सांकेतिक जरूर है लेकिन इसका राजनीतिक मकसद भी है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होंगे। अब देखना होगा कि यहाँ से ये जो प्रदर्शन किस तरह से चल रहा है, इसका जो है केंद्र सरकार पर किस तरह से असर पड़ता है, दबाव किस तरह से पड़ता है। शिमला से कैमरा सहयोगी रोशन शर्मा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। केलोंग में बर्फबारी के बीच में जिंदगी पहाड़ जैसी मुश्किल होती जा रही है। पानी जाम हो चुका है। आलम तो ये है कि यहाँ पर लोगों को कई कई किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है और पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। बर्फ से ढकी ये पहाड़ियां देखने में आपको बहुत खूबसूरत लग रही होंगी, लेकिन हकीकत में पहाड़ और बर्फ के बीच जिंदगी कितनी मुश्किल है, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पिछले लंबे वक्त से पीने के पानी की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। पानी के जितने भी साधन हैं, वो जाम हो चुके हैं। तस्वीरें जोबरंग गांव की हैं। यहाँ के लोगों को चिनाब नदी से पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। बर्फ भारी होने की वजह से चलने में भी लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। यहाँ हम दरिया से पानी ले आ रहे हैं, आईपीएच वाले हैंडपंप बिल्कुल नहीं बना रहे, हालांकि कुछ भी नहीं था, उस वाशर खराब था, उसको बनाने नहीं आ रहे हैं। दरिया से पानी ले आने के लिए हमारे को बड़ा भारी खतरा है और गंदा पानी भी है दरिया। अच्छा। लोगों की माने तो कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से अब उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल उन्हें यूं ही इस तरह की परेशानी से दो चार होना पड़ता है। कभी बिजली, कभी पानी, तो कभी बिना इंटरनेट के कई कई दिन बीत जाते हैं और ऐसे में फिर इंतजार होता है कि कब हालात सामान्य हो, ताकि जनजीवन भी सामान्य हो सके। केलोंग से प्रेमलाल, न्यूज़ 18 हिमाचल।